सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लेसन 1, 2 जो कि अप्रैल के सिलेबस में, लेसन 5 और 6 जो कि मई के सिलेबस में है, वो कंप्लीट कर लिए। आज हम लेसन 3 करने जा रहे हैं जो कि जुलाई के सिलेबस में है हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो देखिए, उस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये एक डैम की तस्वीर है। ये देखिए, ये एक फ्लाईओवर की तस्वीर है और ये एक बुलेट ट्रेन की तस्वीर है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर देखते हैं। हमारे लेसन का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है जी, लेसन 3 नियोजित विकास की राजनीति। देखिए, ये सब चीज़ें जो अभी हमने देखी, कोई भी डैम हो गया, फ्लाईओवर हो गए या बुलेट ट्रेन्स हो गई, वो सब क्या है, किसी देश के विकास को दर्शाता है। अब नियोजित क्या होता है? जो पहले से सोच समझकर जो विकास किया जाता है, उसकी राजनीति। तो चलिए देखते हैं, अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमें हेडिंग दिया हुआ है, राजनीतिक फैसले और विकास। इसमें आपको एक उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उड़ीसा में इस्पात की एक फैक्ट्री लगाने की, उड़ीसा में लोहे के बहुत भंडार हैं, तो वहाँ पे इस्पात की फैक्ट्री लगाने की एक मांग उठी। तो देखिए, उस इस्पात की फैक्ट्री लगाने के जहाँ कुछ लोगों को फ़ायदे होने थे, वहाँ कुछ को नुकसान भी होने थे। फ़ायदे क्या होते कि रोज़गार मिल जाता, बाहर की पूंजी या अपने देश की पूंजी वहाँ पर लगती। उसके अलावा बड़े पैमाने पर जो उद्योग से लाभ होता, वो सब, उसमें सरकार को कुछ ना कुछ कर वगैरह मिलता। लेकिन नुकसान क्या था? जो वहाँ पे आदिवासी रह रहे थे, उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती। अगर मान लो फैक्ट्री लगाने के लिए जगह चाहिए, तो हो सकता है कुछ लोगों को अपनी जगह खाली करके देनी पड़े, या जो वहाँ का पर्यावरण है उस फैक्ट्री के लगने से प्रदूषित हो जाए। तो सरकार को ये फैसले लेने बड़े मुश्किल होते हैं कि जहाँ कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ को नुकसान भी होगा। तो इस तरह के जो फैसले हैं, उन्हें लेते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है उसमें, राजनीतिक टकराव। जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है कि अगर हम इस काम को शुरू करें या नहीं करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि कितने लोगों को उसमें फ़ायदा हो रहा है और कितने को नुकसान। क्या ये जो चीज़ लगाई जा रही है, उससे आने वाली पीढ़ियों को भी कोई फ़ायदा होगा? तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कई बार राजनीतिक टकराव भी हो जाते हैं। जो विपक्षी दल हैं, वो नहीं चाहते सरकार कुछ इस तरह के फैसले ले, लेकिन कई बार देश की भलाई के लिए सरकार को इस तरह के फैसले लेने भी पड़ते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जिससे कि कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ और कुछ को नुकसान भी हुआ है। तो चलिए देखते हैं वामपंथ क्या है और दक्षिणपंथ क्या है। वामपंथ वो लोग हैं जो गरीब लोगों का पक्ष लेते हैं, जो पिछड़े वर्गों का तरफदारी करते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, ताकि सरकार जो नीतियां बना रही है वो बनाती रहे ऐसे लोगों के लिए। तो इन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है, वामपंथी कहा जाता है, सॉरी। दक्षिणपंथी उन लोगों को कहा जाता है जो सरकार की नीतियों को गैर ज़रूरी मानते हैं या नहीं चाहते सरकार किसी तरह का भी बाजार की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे। तो इस तरह के लोग दक्षिणपंथी हैं। अब विकास की धारणाएं सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए कोई एक चीज़ विकास है, हो सकता है आपके लिए ना हो। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि हाईवे बने या फ्लाईओवर्स बने, तो आपके लिए हो सकता है वो विकास ना हो, क्योंकि हो सकता है जो आपके खेत हों उसकी ज़मीन सरकार को आपको सस्ते दामों पर देनी पड़े। तो विकास की धारणाएं सभी के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जैसा कि हमने उड़ीसा के इस्पात कारखाने के बारे में पढ़ा, तो जो पूंजीपति लोग हैं वो तो चाहेंगे कि ऐसा संयंत्र स्थापित हो ताकि उन्हें लाभ की मात्रा बढ़ सके, लेकिन जो आदिवासी हैं जिन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ेंगे, वो तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई उद्योग लगे कि उन्हें अपना घर बार छोड़ के जाना पड़े। तो विकास का पैमाना सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। कई लोग पश्चिमी सभ्यता का हवाला देते हैं कि वहाँ विकास है, जो पश्चिमी सभ्यता है वो विकास का पैमाना है, जबकि ऐसा नहीं है।
तो चलिए हम आगे देखते हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसमें भारत के सामने 2 मॉडल थे, तो उसे भारत को चयन करना था कि उसे किस मॉडल को अपनाना है। पहला जो मॉडल था वो था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जो कि अमेरिका और यूरोप के अधिकतर देशों में था। इसमें क्या है कि सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, सरकार के ऊपर कम से कम जिम्मेदारियां होती हैं। और जो दूसरा मॉडल था वो था समाजवादी मॉडल। ये सोवियत संघ ने अपनाया था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सरकार अपने पास रखती है और देश को चलाने का प्रबंध करती है। तो जो हमारा भारत था उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी, वो किस मॉडल को अपनाया जाए। जो सहमति बनी वो बनी समाजवादी मॉडल पे कि सरकार अधिकतर चीज़ों को अपने हाथों में रखे और देश का विकास करे। ये आपको एक चित्र दिखाया गया जिसमें नेहरू जी योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए योजना आयोग क्या था। योजना आयोग एक अति संवैधानिक संस्था थी। मतलब जब हमारा संविधान बना उस समय योजना आयोग को उसमें शामिल, उसकी रचना का उल्लेख उसमें नहीं किया गया। योजना आयोग मार्च 1950 में स्थापित किया गया और इसकी सिफारिशें और मंत्रिमंडल से उसे मंजूरी मिली। तो देखिए योजना आयोग कोई एक संविधान के अंतर्गत स्थापित संस्था नहीं थी, ये बाद में देश की तरक्की के लिए बनाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य इस तरह का प्रबंध करना है कि देश में जो साधन उपलब्ध है उसका अच्छे से प्रयोग कर देश का विकास किया जा सके। तो देखिए हमारे संविधान में जहाँ हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं और कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि राज्य ऐसे समाज की रचना करेगा जो लोगों की भलाई का काम करे, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करवाए। तो देखिए ये जो योजना आयोग बना था उसका काम भी यही था कि सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलें, भौतिक संसाधनों का वो अच्छे से प्रयोग कर पाए और लोगों की भलाई में उसका प्रयोग कर सके। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह करे कि जो धन है वो कुछ ही अमीरों के हाथ में केंद्रित ना हो, बल्कि जनमानस की भलाई के लिए उस धन का प्रयोग किया जा सके। तो देखिए 2015 में योजना आयोग को ख़त्म कर नीति आयोग आया। अगर आप ध्यान देंगे तो आप आगे हम चलते हैं इससे अपने नियोजन होता क्या? नियोजन है कि भविष्य के लिए एक योजना बनाना कि आपके पास कहाँ से पूंजी आएगी, आप कहाँ उसे खर्च करेंगे। तो इस तरह का योजना बनाना को हम नियोजन कहते हैं। देखिए 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक बॉम्बे प्लान बनाया। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो उद्योग थे और निवेश था उसके लिए सरकार बड़े बड़े कदम उठाए ताकि उद्योगों को लाभ हो सके और जो हमारा देश है उसे अच्छी एक विकास की दर मिल सके। तो देखिए जो बॉम्बे प्लान था वो 1944 में उद्योगपतियों ने बनाया था। वो इसलिए बनाया था ताकि देश को विकास में लाभ हो सके।